बच्चों आइए अब मैं आप लोगों को ओम का नियम क्या होता है बताने जा रहा हूं। तो बोर्ड पर ध्यान से देखिए, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं ओम का नियम क्या है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके बच्चों, तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके बच्चों, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, भौतिक अवस्था का क्या मतलब। कोई चालक तार है, उस चालक तार की लंबाई चौड़ाई या तापमान में, जैसे कोई चालक तार है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल या ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसके सिरों के बीच में जो लगाया गया विभवांतर होता है, मान लीजिए, और इससे करंट आई प्रवाहित हो रहा है तो विभवांतर का मान जो होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके बच्चों, तो देखिए ये हिंदी में लैंग्वेज लिखा गया ओम का नियम। अब इसको मैथमेटिक्स में, गणित में कैसे लिखा जाएगा ध्यान दीजिए, विभवांतर अनुक्रमानुपाती धारा के। ओके बच्चों, ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती कहिए या समानुपाती कहिए, बात एक ही होता है। ओके बच्चों, तो ओम के नियम का एक गणितीय रूप है। आप ये चारों रूप याद रखिए, 1 2 3 और ये 4, ये चारों ओम के नियम का मैथमेटिकल रूप है, गणितीय रूप है। ये फार्मूला आप याद रखिए। ओके बच्चों, ये चारों ही ओम का नियम है। तो शुरू से देखिए, वी अनुक्रमानुपाती आई, वी क्या है, विभवांतर है या विभव है, आई क्या है, धारा है, ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह है। ओके बच्चों, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह और एक नियतांक आर आता है, तो V बराबर आई आर हो गया। ओके बच्चों, यहाँ आर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, आर एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। आर क्या है जी, एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पक्षांतर कीजिए, आर बटे में आ जाएगा, आई बराबर V बटे आर, आर कहाँ गया बटे में, आई बराबर V बटे आर, या आर बराबर क्या हो जाएगा, आई बटे में आ जाएगा, आर बराबर V बटे आई। तो ये ओम के नियम का चारों मैथमेटिकल रूप है, आप ये चारों याद रखिए। ठीक है, अब देखिए जो चौथा रूप है आप बता दीजिए, आर बराबर प्रतिरोध बराबर विभव बटे धारा, विभवांतर बटे धारा है। इसके आधार पर प्रतिरोध की परिभाषा या ओम के नियम को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। ये भी याद रखिए, ओम का ही नियम है, ऊपर वाला भी ओम का नियम है, नीचे वाला भी ओम का नियम है, दोनों ही ओम के नियम है। ठीक है, कहने का तरीका अलग अलग है, बाकी है सेम मीनिंग। ओके बच्चों, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसके बीच, उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर व धारा का अनुपात हमेशा नियतांक होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। ओके, देखिए प्रतिरोध बराबर क्या है, विभवांतर बटे धारा है, विभवांतर बटे धारा, तो वही चीज लिखा गया है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर व धारा का अनुपात, विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये भी ओम का नियम है, आपका ये भी ओम का नियम है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इससे संबंधित आगे कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, ये भी ओम का नियम है, ये भी ओम का नियम है। ओके, और ये चारों जो रूप है ओम के नियम का गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म है। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे। आइए ओम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और मैं आपको बताता हूँ जो कि याद रखना बहुत ही जरूरी है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए मान्य है, यानी ओम का जो नियम है वो केवल कंडक्टर वायर के लिए, धातुओं के लिए मान्य है। ओके बच्चों, याद रखिए, धातु चालक ओमी परिपथ का पालन करते हैं। ओके बच्चों, ऐसा विद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे उसे ओमी परिपथ कहते हैं। ऐसा विद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे उसे ओमी परिपथ कहते हैं। धातु चालक ओमी परिपथ का पालन करते हैं, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि धातु चालकों के लिए ही तो ओम का नियम सत्य है। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, धातु चालकों के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर व धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा होता है। ओके बच्चों, धातु चालकों के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर व धारा के बीच यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमेशा क्या होगा, सरल रेखा प्राप्त होगा, क्योंकि आपने बोला विभवांतर क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता चला जाएगा। देखिए विभवांतर का मान जैसे यहाँ पर 0 है, x अक्ष पर विभवांतर को दिखाया गया है, y अक्ष पर धारा को दिखाया गया है। एक मूल बिंदु है, वो क्या है, मूल बिंदु है। यहाँ पर 0 पॉइंट, वोल्टेज 0 है तो धारा भी 0 है। जैसे जैसे x अक्ष पर बढ़ेंगे तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा
तो आपका धारा का मान भी क्या ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, धारा का मान भी बढ़ता चला जाएगा एक समान दर से। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ क्या होता है जी, एक सरल रेखा होता है, किसके लिए, धातु चालकों के लिए। ओके बच्चों, क्योंकि ओम के नियम का फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे एक टार्च का बल्ब ले लीजिए, ठीक है, टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच में खींचा गया जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, सरल रेखा नहीं होता है, क्योंकि टार्च का बल्ब ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ये ओमी परिपथ का अनुसरण टार्च का बल्ब नहीं करेगा। ओके बच्चों, तो आप ये चीज ध्यान रखिए, धातु चालकों के लिए ये केवल ओम का नियम सत्य है और उनके लिए विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है। जबकि जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, अर्धचालक, ठीक है, उपधातुएं जो है और जैसे टार्च का बल्ब है, ये क्या है, ओमी परिपथ का फॉलो नहीं करेंगे, अनुसरण नहीं करेंगे, क्योंकि ओम के नियम का ये अनुसरण नहीं करते हैं। और इनके बीच खींचा गया ग्राफ वोल्टेज और धारा के बीच में क्या होगा, सरल रेखा न प्राप्त होकर के इस तरीके से कर्व के रूप में प्राप्त होगा। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड और बातें, तो आइए मैं आप लोगों को प्रतिरोध की परिभाषा एक बार फिर से समझाता हूँ। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, ओम के नियम से प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे धारा। तो आप सिंपल बोल सकते हैं, विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं जी, प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन ओम के नियम से ये परिभाषा है। प्रतिरोध का एक दूसरी परिभाषा ये मैं आपको समझाता हूँ, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ओके बच्चों, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं। आगे ध्यान दीजिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है जी, ओम होता है। ओम को ओमेगा अक्षर, ये क्या है, ओमेगा, ग्रीक अक्षर ओमेगा है, व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक ओम होता है उसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। ओके, प्रतिरोध का दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। यहाँ से देखिए, प्रतिरोध बराबर फार्मूला क्या, विभवांतर बटे धारा। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो गया और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो विभवांतर और धारा के आधार पर एक मात्रक आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार समझ पाए, प्रतिरोध का दो मात्रक होता है, ओम भी होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। प्रतिरोध का दो मात्रक ओम भी होता है और वोल्ट प्रति एम्पियर, दोनों ही मात्रक प्रतिरोध के हैं और दोनों का मान आपस में बराबर भी होता है। दोनों का मान आपस में बराबर होता है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ओम को, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक ओम है, ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से व्यक्त किया जाता है, याद रखिए। प्रतिरोध का ये विमी सूत्र है, प्रतिरोध का विमी सूत्र होता है, ये याद रखिए। ओके, अब धातुओं यानी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, न के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ परिभाषा जो लिखा है उसका मतलब समझिए, प्रतिरोध क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जैसे हम कोई पदार्थ है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह इसमें से बहुत कम होगा, और प्रतिरोध इसका कम रहेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होगा। प्रतिरोध का काम होता है विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना। प्रतिरोध का काम क्या है, मेन विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना। और धातुएं विद्युत की चालक होती है, धातुएं विद्युत की चालक होती है, अर्थात उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब प्रतिरोध उसका न के बराबर होता है। ओके बच्चों, धातुएं जो होती है वो विद्युत की चालक होती है, अर्थात उसमें विद्युत धारा तेजी से दौड़ता है। और विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करना क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका क्या मतलब, धातुओं का प्रतिरोध न के बराबर है, कुछ होता ही नहीं है, तभी तो वे विद्युत की चालक है, धारा तेजी से दौड़ता है। और ये अगला चीज याद रखिए, धातु, ये प्रतिरोध का बढ़ता क्रम मैंने लिखा है, प्रतिरोध का बढ़ता क्रम। अधातु यानी अचालक, अधातु में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसका मतलब प्रतिरोध धातुओं का सबसे ज्यादा। उसके बाद अर्धचालक, उपधातु, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनका कुछ न कुछ चालक पदार्थ होता है, चालकता इनका कुछ न कुछ होता है, ठीक है। और धातुओं का चालकता बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है। ओके बच्चों, तो अधातु का प्रतिरोध सबसे ज्यादा, उसके बाद में अर्धचालक का प्रतिरोध होता है और धातु का प्रतिरोध न के बराबर होता है। ओके बच्चों, तो इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे रिलेटेड और बातें। ओके बच्चों, तो देखिए अभी मैंने आपको प्रतिरोध किसे कहते हैं समझाया, तो एक बार फिर से आप प्रतिरोध की परिभाषा को समझ लीजिए। उसके बाद मैं प्रतिरोध से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो ध्यान से सुनिए, प्रतिरोध किसे कहते हैं।
किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे उस पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे उस पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। तो बच्चों आप प्रतिरोध का मेन काम समझ पाइए। प्रतिरोध का जो मेन काम होता है विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना होता है। प्रतिरोध का जो मेन काम होता है विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना, विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। ओके बच्चों, जैसे यह कोई पदार्थ है, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो इसका मतलब विद्युत धारा इसमें बहुत कम प्रवाहित होगी, और प्रतिरोध यदि कम होगा तो विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होगी। ओके बच्चों, एक बार फिर से सुनिए, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, कम होगी। यदि प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होगा। ओके बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं धातुएं होती है, मेटल्स होती हैं, धातुओं का जो प्रतिरोध न के बराबर होता है, धातुओं का जो प्रतिरोध होता है न के बराबर होता है, बहुत कम होता है, इसलिए उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। तभी आप धातु के ही तो तार बिजली की सप्लाई के लिए, विद्युत की सप्लाई के लिए यूज करते हैं। धातुओं के ही तार बनाए जाते हैं। क्या कारण है उसका? क्योंकि धातुओं का प्रतिरोध न के बराबर होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा बहुत तेजी से दौड़ती है, ताकि बिजली की सप्लाई, विद्युत की सप्लाई बहुत आसानी से हो पाए। ओके बच्चों, तो आप समझ पाए। ओके बच्चों, तो प्रतिरोध से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आप याद रखिए। धातुओं का प्रतिरोध न के बराबर होता है, बहुत कम होता है, तभी उनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से और आसानी से होता है। ओके बच्चों, और इसी कारण धातुओं के विद्युत की सप्लाई के लिए तार बनाए जाते हैं। ओके बच्चों, धातुओं में सबसे अच्छा विद्युत का चालक चांदी होता है, उसके बाद कॉपर होता है। ओके बच्चों, धातुओं में सबसे अच्छा विद्युत का चालक पदार्थ कौन होता है? चांदी होता है। ओके, अगला महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए, अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है, अर्थात प्रतिरोध का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके बच्चों, तो आप इतनी बातें आप याद रखिए। तो आइए अब मैं आप लोगों को प्रतिरोध से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने जा रहा हूं, तो बोर्ड पर आप ध्यान से समझिए। बच्चों, तो अब ध्यान से सुनिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओके, तो ध्यान दीजिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसके लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसके लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें सबसे पहले आप समझिए, क्षेत्रफल का मतलब होता है मोटाई। चालक तार के क्षेत्रफल का मतलब होता है बच्चों मोटाई। कैसे? आप यहाँ ध्यान दीजिए, तार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तार का जो आकार होता है बेलन के आकार का होता है। जैसे आप समझ लीजिए तार का ऐसा ही होता है। ओके बच्चों, और तार का जो आधार होता है, तार का जो निचला सिरा होता है, आधार होता है बिल्कुल किनारा, वह वृत्ताकार होता है। ओके बच्चों, वही चीज मैंने ये दिखाया है किनारे पर। ओके, तो देखिए तार के आधार की त्रिज्या यहाँ पर R2 है और यहाँ R1 है। यह मोटा तार है और यह पतला तार है, तो इसकी त्रिज्या ज्यादा है, इसकी त्रिज्या कम है। ओके बच्चों, तार की ये त्रिज्या जो है आप देख रहे हैं, यह मोटा तार है और इसकी त्रिज्या ज्यादा है, और यह पतला तार है, इसकी त्रिज्या कम है। और आपका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल को A से व्यक्त करते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R स्क्वायर, अर्थात त्रिज्या ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और त्रिज्या ज्यादा होने का मतलब मोटा होना। ओके बच्चों, यानी त्रिज्या ज्यादा है तो इसका मतलब क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका मतलब तार मोटा है। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, तार के क्षेत्रफल से हमेशा मतलब होगा मोटाई से। तार के क्षेत्रफल का मतलब तार के मोटाई से। क्षेत्रफल ज्यादा होगा इसका मतलब तार मोटा होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो तार क्या होगा? पतला होगा। ओके बच्चों, तो आइए महत्वपूर्ण बात समझिए एक बार फिर से। किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल अर्थात मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके बच्चों, अब अगली बात आप याद रखिए, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सीधा संबंध। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब होता है सीधा संबंध। ओके बच्चों, अर्थात लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा। ओके बच्चों, अगला महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है। यदि मोटाई यानी क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। मोटाई को मैंने बताया क्षेत्रफल भी कहते हैं, और क्षेत्रफल को मोटाई, दोनों का मतलब एक ही है चालक तार की केस में। ओके बच्चों, तो चालक तार का यदि समझिए क्षेत्रफल या मोटाई कम रहेगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। ओके बच्चों, और यदि मोटाई ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। ओके,
तो आप समझ पाइए अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधा सीधा संबंध होता है और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। ओके, लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा और लंबाई कम तो प्रतिरोध कम। और यदि क्षेत्रफल अर्थात मोटाई कम रहेगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा और क्षेत्रफल या मोटाई ज्यादा रहेगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए ये जो मैंने लिखा है ये हिंदी में लैंग्वेज में लिखा है, इसको गणित में इस तरीके से, मैथमेटिक्स में इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके बच्चों, यानी आर अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ओके बच्चों, आर मतलब प्रतिरोध, तो प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती क्या है, लंबाई के, और प्रतिरोध क्या है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। ओके बच्चों, तो कथन एक और कथन दो को जब हम कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, आर अनुक्रमानुपाती एल बटे ए मिल जाएगा। अब जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह और एक नियतांक आता है, इस नियतांक को ग्रीक अक्षर रो से व्यक्त करते हैं जो कि विशिष्ट प्रतिरोध को व्यक्त करता है। ओके बच्चों, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाइए तो एक बराबर का चिन्ह आया, एक नियतांक आया रो, इसको रो कहते हैं, ग्रीक अक्षर है यह, और यह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, तो याद रखिए रो किसको व्यक्त करता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को व्यक्त करता है। रो एक अक्षर है जो कि ग्रीक अक्षर है, वह ध्यान रखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को व्यक्त करता है। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब ये सेम है। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें आगे समझा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें आगे आइए अब मैं आप लोगों को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाने जा रहा हूं। तो बोर्ड पर आप ध्यान से देखिए, किसी चालक तार के लिए आपने पीछे ये फार्मूला प्राप्त किया, आर बराबर रो एल अपान ए, या तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बटे एल हो जाएगा पक्षांतर करने पर। ओके बच्चों, अब जहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को व्यक्त करता है। आप एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखें, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध कहिए या प्रतिरोधकता कहिए, दोनों का मतलब एक ही अर्थ होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को रो से व्यक्त किया जाता है। ओके बच्चों, यह एक ग्रीक अक्षर है, इसे रो कहते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, आपका ये रो बराबर आर ए बटे एल फार्मूला होता है। ओके, अब यहाँ पर यदि चालक तार की लंबाई 1 मीटर ले लीजिए, लंबाई का मान इस फार्मूले में 1 रखिए और क्षेत्रफल का मान 1 वर्ग मीटर रखिए, लंबाई 1 क्षेत्रफल 1, तो इस तरह से प्रतिरोध का मान जो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो गया, प्रतिरोध का मान विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपसे पूछा जाए यदि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा बताइए, तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। ओके बच्चों, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसे आप रो कहते हैं, उसकी परिभाषा एकांक लंबाई व एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। एकांक लंबाई व एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ओके बच्चों, अगला महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। आपसे मात्रक बहुत पूछा जाता है, याद रखिए प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी, एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। मात्रक कैसे आया समझ लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है, आर ए बटे एल। आर क्या है, प्रतिरोध है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, और एल क्या है, लंबाई है। तो देखिए रो का जो मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। यह ओमेगा है जो कि प्रतिरोध का मात्रक ओम है, उसका प्रतीक। ओके बच्चों, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया ये, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर मीटर, यानी मीटर गुणित मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर मीटर, यानी मीटर गुणित मीटर, आप ऐसा बोल सकते हैं। और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कट गया, तो इस तरह से आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो गया। ये बीच में माइनस का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, मात्रक को लिखने का एक तरीका है। ओके बच्चों, तो आप समझ पाइए ये बात। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कभी पूछा जाए तो आप बता देंगे ओम मीटर होता है। अगला महत्वपूर्ण बात है, याद रखिए, एक ही पदार्थ का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध समान होता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, याद रखिए,
एक ही पदार्थ का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, समान होता है। यह लंबाई, क्षेत्रफल या ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब जैसे ये देखिए इतना बड़ा तार क्या है, कॉपर का ही, एक कॉपर का तार है इतना बड़ा है और एक कॉपर का तार इतना बड़ा हो गया, ठीक है। ये दोनों कॉपर के ही तार हैं, ओके। इसका लंबाई L1 है, इसका लंबाई L2 है, इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल क्या है, A2 है। लंबाई क्षेत्रफल अलग अलग है लेकिन एक ही पदार्थ के दोनों तार है। कॉपर का यह भी तार है, कॉपर का यह भी तार है, लेकिन दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध जो है बराबर होगा। दोनों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान बराबर होगा, जबकि प्रतिरोध R का मान अलग अलग होगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा। ओके बच्चों, तो एक ही पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान रहेगा, हमेशा याद रखिए। और एक ही पदार्थ के लिए प्रतिरोध का मान अलग अलग, इसका मान R1 हो जाएगा, इसका मान R2 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर होता है। ओके बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का मान केवल टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। ओके बच्चों, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इससे संबंधित आगे मैं कॉन्सेप्ट आगे ध्यान दीजिए। आपने पीछे फार्मूला पढ़ा R बराबर रो L अपान A। ओके बच्चों, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। L तार की लंबाई है और A क्या है, क्षेत्रफल है। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, एक ही पदार्थ के लिए रो का मान हमेशा समान होता है। एक ही पदार्थ के लिए रो का मान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान होता है। लंबाई और क्षेत्रफल बदलने पर विशिष्ट प्रतिरोध रो बदलता नहीं है, जबकि प्रतिरोध का मान लंबाई और क्षेत्रफल बदलने पर बदल जाता है। प्रतिरोध का मान लंबाई और क्षेत्रफल बदलने पर बदल जाता है, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जैसा कि मैं आपको पीछे बताया। ओके बच्चों, अब अगला महत्वपूर्ण बात याद रखिए, अलग अलग पदार्थों के लिए रो का मान भी अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थों के लिए रो का मान भी अलग अलग होगा, और अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोध का मान तो अलग होगा ही। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, तो एक ही पदार्थ के केस में लंबाई और क्षेत्रफल बदलने प्रतिरोध अलग अलग रहेगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान रहेगा। ओके बच्चों, तो जैसे समझिए यहाँ मैंने दो चालक तार लिया है, दोनों कॉपर के ही, कॉपर का प्रतीक Cu होता है, दोनों कॉपर के ही तार हैं। पहले की लंबाई L1, क्षेत्रफल A1, दूसरे की लंबाई L2 और क्षेत्रफल A2 है। ओके बच्चों, इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2 है। ओके बच्चों, तो इस कंडीशन के लिए आप ये फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं, R1/R2 बराबर L1/L2 बराबर A2/A1। ओके बच्चों, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप समझिए। लंबाई का प्रतिरोध से सीधा संबंध होता है, तो इधर 1/2 है तो इधर भी 1/2 है, और क्षेत्रफल से प्रतिरोध का उल्टा संबंध होता है, व्युत्क्रम, तो इधर 1/2 है तो 2/1। ओके, लंबाई और प्रतिरोध में सीधा सीधा 1/2 और क्षेत्रफल में उल्टा 2/1। ओके बच्चों, तो आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात, जब तार को खींचा जाता है, जब तार को खींचा जाए या कंप्रेस किया जाए, दोनों कंडीशन में, मैंने यहाँ केवल खींचने की बात किया है, तो कोई जरूरी नहीं केवल खींचा जाए। जब तार को खींचा जाए या तार को कंप्रेस किया जाए, दबाया जाए, तो उस कंडीशन में तार की लंबाई यदि खींचेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी और क्षेत्रफल तब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके बच्चों, अब तार को जब कंप्रेस करेंगे तो लंबाई कम होगी और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि त्रिज्या बढ़ जाएगी उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इनका डायरेक्ट यूज करके आप अच्छे अच्छे सवालों को लगा सकते हैं इस पर आधारित। तो R2/R1 बराबर L2/L1 का होल स्क्वायर, और R2/R1 बराबर R1/R2 पावर 4 हो जाता है। ओके बच्चों, अब इसी फार्मूले पर आधारित आप ये देखिए, दो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, डायरेक्ट ट्रिक। ओके, ध्यान दीजिए, किसी चालक तार को खींचकर लंबाई n गुना करने पर नया प्रतिरोध R2 का मान क्या हो जाएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध का n² गुना। पहला वाला प्रतिरोध R1 है, ठीक है, तो नया प्रतिरोध मान क्या हो जाएगा, n² गुना हो जाएगा पहले वाले का। ओके बच्चों, किसी चालक तार को खींचकर लंबाई n गुना करने पर नया प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रारंभिक प्रतिरोध का n² गुना। और किसी चालक तार को खींचकर त्रिज्या n गुना करने पर, यानी त्रिज्या को n गुना करने पर, तो आपका क्या हो जाएगा, R1/n पर घाते 4, यानी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समझ लीजिए, देख रहे ये हो जाएगा, नया प्रतिरोध का मान ये हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब एक रिलेशन ये भी महत्वपूर्ण आप याद रखिए, R अनुप्रमाणपाती L²/m,
जब कभी लंबाई और द्रव्यमान का अनुपात दिया रहे, जब कभी भी लंबाई और द्रव्यमान का अनुपात आपको दिया रहे तो इस फार्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आइए इस पर मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को। मान लीजिए कोई चालक तार है, उसका प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, आर है। ओके बच्चों, उसकी लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जा रहा है, तो नया प्रतिरोध का मान क्या होगा। ओके बच्चों, प्रश्न को आप फिर से समझिए। कोई चालक तार है, उसका प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है, आर है, उसकी लंबाई को खींच करके 2 गुना कर दिया गया है। नई वाली लंबाई जो हो गई, प्रारंभिक लंबाई की 2 गुनी हो गई, तो नया प्रतिरोध क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, आप इस नियम से डायरेक्ट क्वेश्चन बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसी चालक तार को खींचकर लंबाई n गुना करने पर नया प्रतिरोध जो होता है, प्रारंभिक प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाता है। जितना गुना करते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 गुना कर दे रहे हैं तो 2 दूनी 4r1, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध का क्या हो जाता है, 4 गुना। वैसे 3 गुना लंबाई कर देंगे तो 3 3 का 9, यानी प्रारंभिक लंबाई का 9 गुना हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप इस तरह से कॉन्सेप्ट समझ पाए। अगला महत्वपूर्ण चीज ये भी आप ध्यान रखिए, जब कभी भी लंबाई और द्रव्यमान का अनुपात दिया रहे, लंबाई और द्रव्यमान का अनुपात दिया रहे और आपसे प्रतिरोध का अनुपात पूछा जाए तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। लंबाई और द्रव्यमान का अनुपात दिया रहे और प्रतिरोध का अनुपात पूछा जाए तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा।